नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लद्दाख दौरा, कहा लद्दाख की खुबानी, रक्से, कार्पो, एप्रिकॉट, पश्मीना ऊन और वुड कार्विंग को मिला है जीआई टैग। कहा लद्दाख की सभी नदियों और ग्लेशियर से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग है बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया में 81 देशों के 1000 से अधिक खरीदार और भारत के 1000 से अधिक प्रदर्शक लेंगे भाग। जलीय कृषि फसल बीमा योजना से संबंधित बैठक का आयोजन। झींगा और मछली पालन के लिए जलीय कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पेश आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर हुई चर्चा। बीमा की अवधारणा को समझने पर दिया गया जोर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर होता जा रहा है खराब। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने मास्क पहनने की दी है सलाह। और मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कल लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख की खुबानी, रक्से, कार्पो, एप्रिकॉट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और लद्दाख की वुड कार्विंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित श्री सेरिंग नामग्याल जैसे शिल्पकारों की कई पीढ़ियों ने यहाँ की वुड कार्विंग को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसे शिल्पकारों की मैं सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लद्दाख की सभी नदियों और ग्लेशियरों से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन की सहायता से हुई प्रगति के कारण 80% से अधिक घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा है। सभी नदियां और ग्लेशियर से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख की ग्लेशियर मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री चियांग नोरफेल जी ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की टेक्नोलॉजी को विकसित करके यहाँ के लोगों, विशेषकर किसानों को बहुत सहायता पहुँचाई है। उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन की सहायता से हुई प्रगति के कारण 80% से अधिक घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। ये मेगा फूड इवेंट नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, जो भारत के वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं, उद्यमियों, निवेशकों, नव प्रवर्तकों और नीति निर्माताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया में 81 देशों के 1000 से अधिक खरीदार और भारत के 1000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भागीदार देश नीदरलैंड और फोकस देश जापान है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में राजस्थान में आए किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर जिले के चौरू गांव से आए किसान एवं पंचायत प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति से मिलकर खासी उत्साहित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले साल चौरू गांव गए थे।
जहां संत धन्ना भगत का मंदिर है। आज चारू गांव धीरे धीरे पर्यटन का मुख्य केंद्र बन गया है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने वर्तमान में जारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत झींगा और मछली पालन के लिए जलीय कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पेश आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए झींगा और मछली से संबंधित जलीय कृषि फसल बीमा योजना के बारे में एक बैठक आयोजित की है। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी पात्र मछुआरों तक जलीय कृषि फसल बीमा के लाभों को पहुंचाने हेतु सभी हितधारकों से अंतरालों की पहचान करने और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने हितधारकों द्वारा इस बीमा की अवधारणा को समझने पर भी जोर दिया। और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्य पालन विभाग ने कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से स्वच्छता को बढ़ाने और साफ सफाई को लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य अनुभवों को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ विशेष अभियान 3 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विशेष अभियान 3.0 के दौरान सचिव मत्स्य पालन डॉक्टर अभिलक्ष लिखी और JSDOF श्री सागर मेहरा ने चंद्रलोक भवन नई दिल्ली में स्थित DOF के कार्यालयों का दौरा किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो गया है कि सुबह धुएं की मोटी चादर देखने को मिली। इससे लोगों का अब सांस लेना भी दूभर होने लगा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दी है। और दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 397 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब रहने की संभावना जताई गई है। मैं डेली सुबह रनिंग करता हूँ यहाँ से, बट आज मैं पहले के प्रति देखूँ तो आज बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पर। और जो रनिंग करने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है, जैसे लग रहा है कि धूल एकदम मुंह के अंदर जा रही है। जैसा कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको दमा अस्थमा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। हम लोग चलिए युवा हैं, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो मैनेज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। गले में मतलब ऐसे एकदम अजीब सा, जैसे पता नहीं कुछ अटक गया हो, इस तरह से होता है। मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आती है। वहीं पंजाब में भी हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बठिंडा से बाजार की तरफ जा रहा था, आंखें इतनी मछली हैं बता नहीं सकता, और मतलब बहुत खतरा बढ़ रहा है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जो मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मैं यही कर रहा हूँ, भी बता रहा हूँ भी पराली को ना, किसानों को ना आग लगाएं प्लीज़, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी। भारत के दक्ष और कुशल पेशावरों की दुनिया में बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारतीय युवाओं के हुनर को तराशने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा है। इसके लिए युवाओं को उच्चतम प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण सहित विदेश में रोजगार हासिल करने के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। कि जो हमारी 18 मेजर जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, उनमें हमने सर्वेक्षण करने के बाद किन किन एरियाज़ में, किन किन स्किल्स में कितने लोगों की ज़रूरत है, वो हमने समीक्षा करके रखी हुई है। दूसरी बात उठती है कि वो उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो उनके पास जो कॉम्पिटेंसी हैं, वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ हों। उस सिलसिले में उस कंपनियों देशों के जो मानक संस्थाएं हैं, उनके साथ स्किल क्वालिफ़िकेशंस को कैसे इक्विवेलेंट बनाया जाए और उनके हिसाब से कैसे हम यहाँ स्किलिंग इंडिया में दी जाएँ, वो दूसरा प्रयास है। तीसरा, ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ, तो उसके लिए जैसे इस बार बजट में अनाउंस किया गया कि 30 हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे, और इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम जो एम्प्लॉयर्स, जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स, उनके डिमांड के मुताबिक उस विधा में, उस स्किल में लोगों को स्किलिंग करें। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विकसित और विकासशील देशों को कुशल कामगार एवं पेशेवर प्रदान करने के उद्देश्य से कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत को दक्ष कार्यबल प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि स्किलिंग के क्षेत्र में हम पूरे स्पेक्ट्रम में लो, मिडिल एंड से लेते हुए हाई एंड स्किलिंग में लोगों को बाहर भेजने का प्रयास करते रहें, और इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक हमने कंट्री के साथ भी मेमोरेंडम एग्रीमेंट किया है। उदाहरण के लिए जापान के साथ हमारी जो एग्रीमेंट हुई है,
उसके अंतर्गत जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ओसाका और टोक्यो में हमारी टीम जो है वहाँ पे जो एम्प्लॉयर के साथ बात कर रही है, जापानीज सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात हो रही है। हमारे आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी अभी यूए में इस एजुकेशनल स्किलिंग के बारे में गए हुए हैं, जहाँ हम काफ़ी इम्पोर्टेंट MOUs भी साइन कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के एम्प्लॉयर्स को इंडिया से कैसे हम स्किल्ड मैन पावर को सोर्स कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। उसी तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, जैसे हाल में हमने फिनलैंड में नर्सेस को इंडियन को भेजा। हमने यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज की क्लासेस चलाने के लिए हमने गुड़गांव में, जर्मन के लिए हमने खोली हुई हैं। और आइए अब देखते हैं मंडी खबर। गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान किस्म के गेहूं के भाव में तेजी का रुख रहा। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 2720 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 10 रुपए बढ़कर 2730 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की शामगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ गिरावट आई। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 26 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव में 10 रुपए की गिरावट रही और भाव 2590 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 2650 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भी भाव 2650 रुपए ही रहा। बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहां कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ में भाव स्थिर रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। 1 नवंबर को भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2310 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के ही महरौनी मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई उठापटक नहीं रही। यहाँ 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को गेहूं के सौदे 2300 रुपए के भाव पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गंगापुर सिटी, लालसोट और औरैया मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजकोट मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के भाव तेज हुए। 31 अक्टूबर को यहां सरसों के सौदे 5416 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 20 रुपए तेज होकर 5436 रुपए के भाव पर जा पहुंचा। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। 31 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव रहा 5370 रुपए। 1 नवंबर को भाव 23 रुपए बढ़कर 5393 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव नीचे आए। 31 अक्टूबर को यहां सरसों के सौदे 4975 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 25 रुपए गिरकर 4950 रुपए हो गया।
उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ के औरैया मंडी में 31 अक्टूबर को सरसों 5,350 रुपए के भाव पर बिकी। वहीं 1 नवंबर को भाव 20 रुपए चढ़कर 5,370 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं हुआ और यहाँ सरसों के सौदे 5,450 रुपए के भाव पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। अच्छी उपज हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान धान की फसल का रंग सुनहरा होने पर कटाई कर लें। साथ ही कटाई के बाद प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अभी का समय उड़द और मूंग की पक चुकी फसल की कटाई के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान जितनी जल्द हो बैंगन, मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। अदरक की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान शरदकालीन गन्ने की बुआई पूरी कर लें। साथ ही मेथी और लहसुन की बुआई कर लें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ओडिशा के किसान तोरिया की अगेती किस्मों की बुआई करें। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए तोरिया की पार्वती और अनुराधा किस्मों का चुनाव करें। साथ ही सरसों की खेत साफ करें। यहाँ के किसान अभी के समय सूरजमुखी की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। KBSH, KBSG3 और MSFH8 जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव करें। बुआई से पहले बीजों को 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है।
HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखे पत्र में 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। शराब घोटाले पर केजरीवाल के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर पूरे मामले में सूत्रधार होने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ईडी समन पर पेश न होना उनके डर को दिखाता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई है। ये केवल भ्रष्टाचार की शुरुआत का एक हिस्सा भर है। भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्लेटिनियम जुबली समारोह का दिल्ली में आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन किया और अफ्रीकन संघ को G20 का सदस्य बनाया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी प्रचार किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके परिवार ने 1 लाख करोड़ रुपए चोरी करने के लिए काले श्रम परियोजना को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना है। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने कहा कि दोनों देश मिलकर कई क्षेत्रों में संयुक्त शोध को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।